नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। आज तारीख है 11 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि जो रिजर्वेशन लागू किया गया वुमेन रिजर्वेशन में डोमिसाइल को, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि युद्ध करो अर्जुन, क्योंकि युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। युद्ध का परिणाम अर्जुन को नहीं पता, वो उसके हाथों में नहीं है। उसके हाथों में केवल है युद्ध करना। आपके हाथों में है पढ़ना और तैयारी करके प्रिपेयर करके अच्छे से एग्ज़ाम देना। फलाफल आपके हाथों में नहीं है। परिस्थितियाँ कभी सही होती हैं, कभी उलट जाती हैं, लेकिन आपका कर्तव्य वही बना रहता है। जो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं चुनाव के साथ में। ये भी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। आपका काम है केवल पढ़ाई पर फोकस रहना। तरह तरह के यूट्यूब वीडियो अब इस पर बनाए जाएंगे कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कृपया करके इन सब चीज़ों से बच के केवल प्रिपरेशन पर में ध्यान दीजिएगा। मात्र 60 दिन आपके एग्जामिनेशन बचा हुआ है। आज 11 तारीख है और 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो इसलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग किस किस चीज़ों को समझेंगे, तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा यही, किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। फोटोग्राफर भी किस तरह के फ़ोटो लेकर के आया है। ये बनियान भी नहीं पहना हुआ है इन्होंने। तो ये बिहार में क्या हो रहा है, तो आपको पता ही होगा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये किया जा रहा है वोटर लिस्ट का। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म शानदार एक संस्था है, एक व्यक्ति का शुरू किया हुआ संस्था, जुनून वाली संस्था है। इसके वेबसाइट पर कभी जाइएगा, ADR का वेबसाइट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और अपने सांसद, अपने विधायक, सबका काला चिट्ठा आप निकाल करके देख सकते हैं कौन क्या है, कहाँ से है, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी संपत्ति है, कितने क्राइम किए, सब कुछ वहाँ पर मौजूद होता है। इसी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि ये बिहार में जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसको लेकर के 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और बोला कि सुप्रीम कोर्ट लेट्स ईसी रिवीजन कंटिन्यू, मतलब इलेक्शन कमीशन को उसने हरी झंडी दे दी है कि आप रिवीजन को जारी रखिए, वोटर लिस्ट में सुधारों को जारी रखिए। सजेस्टेड एडिंग आधार राशन वोटर कार्ड टू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसको जरा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। यूपीएससी प्रीलिम में इसी पर आधारित एक शानदार सा सवाल पूछा गया था बंधुओं कि ये बताइए मुझे कि वोट देने का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये स्टेटमेंट था, तो इसको भी जरा समझेंगे कि क्या वोट देने का अधिकार मूल अधिकार में आता है क्या। उसी का सारा खेल है। बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा वोटर लिस्ट से, ये भी है, ये भी इसी में होगा। 1 अगस्त को माना जा रहा है कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। कितना जल्दी वोटर लिस्ट बना करके प्रकाशित कर लेंगे ये लोग, ये देखने वाली चीज़ होगी कि कितने लोगों का नाम बाहर कर दिया जाता है वोटर लिस्ट से। ऐसा बोला गया कि ये पूरे देश में ही किया जाएगा, तो इसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे। और भी कुछ टॉपिक है उसको भी समझेंगे हम लोग। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। 72 BPSC के लिए 15 जुलाई से, अब तो 2-3 दिन ही बाकी है, टारगेटेड, बिल्कुल डे बाय डे, वीक टारगेट का मैंने दे भी दिया है, 2 वीक का। डे बाय डे टारगेट के हिसाब से बेसिक से लेकर के एडवांस आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है। 70 BPSC में कितने सारे सवाल हमारे यहाँ से आए ये मैंने आपको दिखा दिया था। 71 का PT है, इसीलिए 71 का मेंस अभी नहीं चला रहा हूँ मैं। 72 BPSC के लिए जुड़िएगा। अगर आपको मेंस की कंप्लीट तैयारी एक ही जगह से करनी हो तो अवश्य ही जुड़िएगा। इसमें प्रीलियम का हिस्सा भी इस बार मैं शामिल करूँगा, ठीक है। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। यही है पहला न्यूज़ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ कि वोट देने का मतलब क्या होता है। किसी को अगर वोट दिया जाता है तो उसका मतलब क्या है। एक व्यक्ति है जो साधारण सा था, आपके पास आया और उसने बोला कि हमें वोट देकर जिताओ, इसका क्या तात्पर्य होता है। वोट देने का तात्पर्य, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। वोट देने का तात्पर्य का मतलब होता है उस व्यक्ति को आप अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दे रहे हैं कि मेरा वोट लो, मैं तुम्हें इसके लिए चुनता हूं कि तुम मुझ पर शासन करो। IAS बनने के लिए UPSC की परीक्षा पास करते हैं और उसके बाद करीब में 20 से 25 वर्षों का कैरियर होता है, तब जाके कोई व्यक्ति सचिव स्तर तक पहुंच पाता है। बहुत कम व्यक्ति सचिव स्तर तक पहुंच पाते हैं। अगर आपने बहुत कम उम्र में UPSC परीक्षा पास कर ली तो आप सचिव बन पाएंगे।
नहीं तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही व्यक्ति रिटायर हो जाता है। सचिव किसी भी विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जब आप किसी को वोट देते हैं ना, विधायक या सांसद, तो पता है आपको मेरे जो सर्वोच्चता क्रम है, पदानुक्रम है, उसमें उस व्यक्ति को जो कल तक कुछ नहीं था, आप उसको सचिव के स्तर का पदवी दिला देते हैं। बिल्कुल सही। सचिव और जो सांसद विधायक होते हैं वो एक समान रैंक पर आते हैं। तो कैसे आपने उस व्यक्ति को इतना पावरफुल बना दिया? तो अपने वोट के जरिए, यानी कि अपने ऊपर शासन करने का अधिकार आपने उस व्यक्ति को दिया है कि आप मुझ पर शासन करो, मेरे लिए कानून बनाओ, मुझ पर कानून बना करके लागू करो। वोट का मतलब ये होता है। तो अब जरा समझेंगे कि इसमें क्या है। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गंभीर मुद्दों को चिन्हित किया, लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाया गया है, रोका नहीं गया चुनाव आयोग को। जैसी आशंका की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट शायद इसको रोक देगी कि भाई इतना जल्दी इतने सारे लोगों का कैसे आप वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, उसको जरा देखेंगे, और ये भी कहा गया है कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप शामिल करिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि एक बार में टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। सवाल यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य बिंदु और टिप्पणी क्या है? तो नागरिकता तय करने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला कमेंट यही किया है कि सिटीजनशिप कौन तय करेगा, कि कोई व्यक्ति सिटीजन है भारत का या नहीं है। क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाएगा? तो नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का नहीं बल्कि गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आधार को वैध दस्तावेज मानने से इनकार किया कि आधार जो है ये नागरिकता प्रमाणित नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का ही अपना ये डिसीजन है पहले का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आधार जो है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये एड्रेस का भी प्रूफ नहीं माना जाता आधार को। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं माना जाता आधार को। तो आधार को माना क्यों जाता है? कुछ नहीं, बस एक बायोमेट्रिक बेस, एक आइडेंटिटी कार्ड है भारतीय का, बस यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। जिस पर कोर्ट ने पूछा कि वैधता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास कैसे हो गया। कोर्ट ने पूछा कि आधार वैध होगा या नहीं होगा, ये आपको किसने बोला कि आप इसकी वैधता को तय करें? कुछ सवाल आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या बातचीत हुई है वहाँ पर। समय का मुद्दा, कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर सिर्फ नागरिकों को ही वोटिंग की अनुमति देनी है तो यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू की जानी चाहिए थी। चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू किया है आपने कि 1 महीना में सारा वोटर लिस्ट आप तैयार करके और उसके बाद से 1 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी करके और नवंबर में आप चुनाव प्रक्रिया भी करवा लेंगे, क्योंकि आचार संहिता लागू होने से पहले ये सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में है, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 अगस्त को होना है। इतने कम समय में लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया जाना उचित नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो जब सारा कुछ कह दिया तो रोक क्यों नहीं लगाया? किसी के समझ में कुछ चीज़ें आती ही नहीं है कि हो क्या रहा है। प्रक्रिया व न्याय, अगर किसी मतदाता को सूची से हटाया जाता तो उसे सुनवाई का मौका मिलेगा क्या? मान लीजिए कोई एक परिवार है जो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया, तो क्या वो बिहार का नहीं था? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या उसका वोट देने का अधिकार आप छीन लेंगे? क्या हो सकता है वो बहुत वर्षों से बिहार में रह रहा हो, बाहर में सारा कुछ बह गया हो, तो फिर क्या करेंगे आप? कैसे उसको भाई वोटिंग का अधिकार देंगे, है ना? तो बिना प्रक्रिया अपनाए किसी को गैर नागरिक बताकर मतदाता सूची से हटाना न्यायिक हस्तक्षेप का मामला बनता है कि आपने किस प्रकार से किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अधिकार दिए ही मतदाता सूची से बाहर कर दिया। इसके पश्चात से हम इस पर सुनवाई कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से किस बिना के आधार पर बाहर किया गया है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव चुनाव आयोग को जो दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार, राशन और वोटर आईडी कार्ड को स्वीकार करने पर विचार करें और इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर आप लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने विचार करें बोला गया है, विचार करें, ऐसा नहीं बोला गया कि करें, बोला गया विचार करें। आपकी इच्छा है अगर तो स्वीकार कर लें, तो इलेक्शन कमीशन क्यों स्वीकारेगा भाई, क्यों कोई पीछे हटेगा? अगर इन दस्तावेजों को नकारा गया तो उनके पीछे अच्छे कारण होने चाहिए, वरना उन्हें सूची में शामिल किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब मुझे बताइए, आधार बनवाना कितना मुश्किल काम है भाई?
कोई बाहरी व्यक्ति का, मान लीजिए बांग्लादेश से कोई परिवार आ गया या नेपाल से कोई परिवार आ गया, उसके लिए आधार बनवाना कितना आसान काम है, कहीं पर भी पैसा देकर बन जाता आसानी से, है ना। तो आधार को किस प्रकार से प्रमाणिक मान सकते हैं कि हाँ भाई इसको वोट देने का अधिकार मिल जाए? ऐसे तो कोई भी वोट दे देगा। दस्तावेज का सूची पर लचीलापन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वर्तमान इलेक्शन कमीशन 11 दस्तावेजों की सूची काफ़ी संकीर्ण है, इसे विस्तृत करने से ज़्यादा नागरिकों को पहचान मिल सकेगी और अप्रत्याशित परेशानी से बचा जा सकेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। याचिकाकर्ता जैसे एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR और विपक्षी दल जैसे RJD ने आशंका जताई है कि मतदाता सूची से कुछ लोगों को जानबूझकर हटाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। आधार पर भी संदेह जताया जा रहा है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सिर्फ आधार से किसी की नागरिकता साबित नहीं होती है। तो सिर्फ आधार से किसी की नागरिकता साबित नहीं होती है तो आधार देख कर किसी को कैसे हम कर सकते हैं शामिल वोटर लिस्ट में? और अगर आधार के आधार पर वोटर लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते हैं तो ये फैसला कौन लेगा, नागरिकता कौन तय करेगा? इतनी जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस प्रोसेस को शुरू किया गया ना बंधुओं, कि बहुत सारे सवाल जो हैं जिसके जवाब मिल ही नहीं रहे हैं किसी को कि ये किस प्रकार से शुरू किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है? कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो करना है वो करे, लेकिन जो नहीं करना है वो ना करे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कमेंट है। जब किसी देश के इतने बड़े राज्य में जहाँ पर 14 करोड़ वोटर होने का अनुमान है, वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही हो, पूरे गांव-गांव में BLO टहल रहे हो, देख रहे हैं लोग गर्मी में परेशान बिना बनियान के बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो नहीं करना चाहिए वो ना करे, है ना। परंतु अगर कोई प्रक्रिया गैर कानूनी या अधिकारों का हनन करती तो उस पर न्यायिक हस्तक्षेप संभव है। न्यायाधीशों ने कहा कि नागरिकता का मुद्दा संवेदनशील है, इसे कानून और प्रक्रिया के तहत हल किया जाना चाहिए। अब जरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है इस न्यूज़ का, उसको हम लोग समझेंगे। भारतीय संविधान में मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, भारत के संविधान में आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है राइट टू वोट, नहीं पता मास्टर साहब, इतना ज़्यादा चर्चा में है लेकिन नहीं पता, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं, किसी ने पढ़ाया भी नहीं। किस आर्टिकल के तहत में है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है राइट टू वोट। अभी मैंने आपको समझाया कि राइट टू वोट को क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके तहत जो सामान्य नागरिक होते हैं वो किसी व्यक्ति को अपने ऊपर में शासन करने का अधिकार देते हैं, अपने ऊपर में शासन करने का अधिकार देते हैं। अर्थात शासन करने का अधिकार अब जन्म से, वंश से तय नहीं होता है, बल्कि लोगों के चुनाव से तय होता है। यही तो लोकतंत्र है। पहले राजा महाराजा जो होते थे वो थोड़े लोगों से आके पूछते थे कि मैं आप पर शासन करूं कि नहीं करूं। अभी तो आ रहे हैं विधायक साहब, सांसद साहब आएंगे आपके घर पर, आपके पैर तक दबाएंगे कि भाई साहब हमें वोट दे दो, शासन करने का अधिकार वो मांग रहे हैं आपसे कि हमें शासन करने का अधिकार दे दो आपके ऊपर में। इसी को वोटिंग कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है, लेकिन यह एक मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे आप, एक फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। यह एक मूल अधिकार नहीं है। भारत में मतदान का अधिकार संविधान के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है। विशेष परिस्थिति में आपसे यह अधिकार छीना भी जाता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा, सरकार के द्वारा, विभिन्न बॉडीज़ के द्वारा छीना भी जा सकता है। वो परिस्थितियाँ क्या होती हैं? तो कोई सज़ा आपको सुनाया गया है, आप जेल में बंद हैं, या कोई और परिस्थिति है, तो ऐसे में आपसे वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाता है, आप वोट नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान मतदान का उल्लेख 326 आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 326 आर्टिकल, लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो चुनाव के लिए योग्य मतदाता सूची में नामित है वह मतदान कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 326 में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। आप मुझे ये बताएंगे क्या कि किस संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया था वोटिंग करने की सीमा को, वोटिंग करने की आयु को? राजीव गांधी जी का दौर था, आप मुझे बताइएगा। जो चुनाव के लिए योग्य मतदाता सूची में नामित हैं वह मतदान कर सकता है। चुनाव के लिए अगर मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप वोट कर सकते हैं। मतदाता के लिए शर्तें, वयस्क मताधिकार लागू है और यूनिवर्सल मताधिकार लागू है। यूनिवर्सल का तात्पर्य होता है भारत में सभी व्यक्ति, अमीर गरीब सभी व्यक्ति वोट कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए
18 वर्ष आयु होना चाहिए, चुनाव क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, तीन ही रूप से मुख्यतः वोटर लिस्ट में आपको चाहिए होता है, नागरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, किसी अदालत द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो तो इसके आधार पर आप वोट कर सकते हैं। नहीं तो अगर अदालत आपको अयोग्य घोषित कर देती है, किसी बड़े जुर्म में आप कैद में हैं, तो आपको हो सकता है कि वोटिंग से रोक दिया जाए, क्योंकि यह एक मूल अधिकार नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार है। यह सवाल यूपीएससी प्रीलियम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, अपने चैनल पर यूपीएससी पीवाईक्यू, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, यहाँ तक कि साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इन सभी के ऑलरेडी करवाए हुए हैं। आप जा करके उनको देखेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा पूरा, जिसमें यूपीएससी के पीवाईक्यू सारे मैंने करवाए हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का तो कल भी मैंने करवाया है, कठिन सवाल, तो उनको जा करके देखिएगा। पॉलिटी में आपको ये सवाल मिल भी जाएगा जहाँ पर मैंने ये करवाया हुआ है। किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर कुछ मामलों में मतदाता मतदान अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये 1951 का प्रतिनिधि अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 51, इसी के तहत ये तय किया गया है कि किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर कुछ मामलों में मतदान के अधिकार से आपको वंचित किया जा सकता है, क्योंकि यह एक मूल अधिकार नहीं है। प्रतिनिधित्व का जनप्रतिनिधित्व का अधिनियम, इसको कहा जाता है 1951। इस अधिनियम के तहत मतदान करने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित किए गए हैं। किसे मतदान का अधिकार मिलेगा? नामांकन, मतदान, मतगणना, परिणाम की प्रक्रिया, अयोग्यता के आधार, अपराध, मानसिक विकृति, भ्रष्टाचार, फर्जी मतदान, चुनावी अपराध से सुरक्षा, इन सभी चीज़ों की चर्चा 1951 एक्ट में किया गया है। इन सब चीज़ों की चर्चा संविधान में नहीं। अगला सवाल है कि क्या मतदान करना अनिवार्य है भारत में? कंपलसरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतदान करना अनिवार्य नहीं है भारत में। मतदान करना अनिवार्य नहीं है भारत में। भारत में मतदान करना अनिवार्य नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि नागरिकों से अपेक्षा की जाती है और अच्छे नागरिक की पहचान यही होती है कि वोटिंग का अधिकार का आप उपयोग करें। क्या मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो यह एक वैधानिक अधिकार है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत दिया गया है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 326 में निहित है, लेकिन यह एक संवैधानिक अधिकार माना जाता है, इसको मूल अधिकार नहीं माना जाता है। नोटा नन ऑफ द एबव 2013 में भारत में मतदाताओं को नोटा का विकल्प दिया गया कि अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो आप किसी को भी वोट ना करें। इसका अधिकार 2013 में दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी इच्छा हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में डोमिसाइल लागू करने के लिए 5 बड़े कारण बताइए, मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से ऐसे 5 बड़े कारण हैं जिसके कारण से बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए? ओके, बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे सवाल मैंने क्या पूछा है। तर्क सही हो तो ज़रूर ही बताइएगा और घबराइएगा मत। कोई भी ज़्यादा होशियार नहीं होता है कि आपका कमेंट अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए। अपने पॉइंट्स, अपने व्यू, अपने विचार को लेकर के हमेशा ही प्राउड करना चाहिए और उसको लेकर कभी शर्माना नहीं चाहिए। क्या है विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025? बायो E3 नीति। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने BIRAC और IBIC+ के साथ मिलकर के जैव प्रौद्योगिकी में समावेशी जनभागीदारी के महत्व को उजागर करने के लिए समता, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में किया गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इस कार्यक्रम बायो E3 ढांचे के तहत में इसको मैं समझाऊंगा अलग से। 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य को भी दोहराया गया है कि सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है। बायो E3 नीति ये मैं पढ़ाऊंगा, मेंस के लिए मैंने पढ़ाया था, प्री के लिए आज पढ़ा दूंगा। तो ये दिवस मनाया शुरू किया गया है, विश्व जैव उत्पाद दिवस, लेकिन ये पहली बार 2021 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इस दिवस की शुरुआत 2021 में वर्ल्ड बायो इकोनॉमिक फोरम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जैव आधारित उत्पादों की क्षमता के लिए जागरूकता फैलाना लोगों में कि जैव जो प्रोडक्ट होते हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी से उत्सर्जित प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जित नहीं उत्पादित प्रोडक्ट होते हैं, वो ह्यूमन के लिए सही हो सकते हैं। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इंडियन बायो इकोनॉमिक रिसर्च एंड इनोवेशन कंसोर्टियम प्लस जैव प्रौद्योगिकी विभाग एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य भारत की जैव अर्थव्यवस्था को गति देना। इसी को लेकर के इस पहल को शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा।
यह सहयोग बहुत हितधारक मंच के माध्यम से काम करता है और लोगों में जागरूकता फैलाता है। इकोनॉमी में इसका हिस्सा बढ़ाने का प्रयास करता है। IBRIC की बुनियाद पर क्षेत्रीय नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने और एक सतत उच्च प्रदर्शन वाली जैव अर्थव्यवस्था को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह BRIC ये भी एक संस्था है का पूरक है जो शासन में सुधार, मानव संसाधन समानता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी संरेखित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम करती है और 13 अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को समन्वित करके ये प्रयास करती है कि भारत की इकोनॉमी में जो प्रौद्योगिकी है उसका परसेंटेज बढ़ाया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, एक्सेप्टेंस इसका बढ़ाया जाए। जैव उत्पाद क्या होते हैं? बायो प्रोडक्ट्स वे ईंधन, सामग्री, रसायन होते हैं जो नवीकरणीय बायोमास से बनाए जाते हैं, जैसे फसल, वृक्ष, शैवाल, कृषि अपशिष्ट, इनसे इसका उत्पादन किया जाता है, उसी को जैव उत्पाद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इथेनॉल, बायोगैस, बायोप्लास्टिक, जैव आधारित सौंदर्य रसायन, बायो बेस्ड कॉस्मेटिक आइटम, पौधों से प्राप्त औषधियाँ, ये सब के सब किस में आएंगे? तो बायो प्रोडक्ट्स में आएंगे, जैव उत्पाद में आएंगे। जैव उत्पाद जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण, नवीनीकरण, जैव विविधता हानि जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता या प्रदर्शन से समझौता किए बिना जलवायु संवेदनशील विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। महत्व भी इसका मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया है। अगला क्या है? उत्पादन की विधियाँ। बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिसके तहत जैव प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। अपघटन की क्षमता। सभी जैव उत्पाद जैव अपघटनीय नहीं होते हैं, यह उनके उपयोग के उद्देश्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जैव आधारित पेंट जैव अपघटनीय नहीं होते हैं। बायो पेंट्स जो होते हैं, जो घर को उपयोग किए जाते हैं, ये अपघटनीय नहीं होते हैं। बाकी बायो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अपघटनीय होते हैं, यानी कि वो खुद ही खत्म हो जाते हैं, कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। फीड स्टॉक और स्थिरता। प्रमुख स्रोत जैसे सोयाबीन, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी, अलसी, आलू, शैवाल, माइसीलियम, ये सब इसके कच्चे उत्पाद हैं जहां से उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है बायो प्रोडक्ट्स का। ओके, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बायो E3 नीति मैं आपको समझा देता हूं। बायो E3, बायो में 3 बार ई है तो इसीलिए इसको बायो E3 कह दिया जाता है। ओके, इसका मतलब है इकोनॉमी, उसके अलावा इकोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 3 ई का मतलब यही है। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार। बायो का मतलब जैव है, जैव अर्थव्यवस्था, जैव इन्वायरमेंट और जैव एम्प्लॉयमेंट, ये 3 इसका E3 का मतलब हुआ। इसको 2024 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया था कि भारत में जितने भी बायो से जुड़ी हुई योजनाएं चल रही हैं, बायोटेक से जुड़ी हुई योजनाएं, उन सभी को क्रियान्वित करके एक ही जगह पर ला करके उनको आगे बढ़ाना, सारे रिसर्च को भी एक ही जगह पर समन्वय कर देना, यही इस नीति का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। यह भारत के नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था के माध्यम सतत विकास को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्यों का भी समर्थन करता है, जिसके द्वारा SDG को बढ़ाया जा सके और बायो E3+ को, बायो E3 नीति को लागू किया जा सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी तीनों में हमें बेनिफिट हो, इसी को लेकर बायो E3 पॉलिसी को शुरू किया गया था। इसमें देखिए क्या है प्रमुख विशेषता। जैव विनिर्माण अवसंरचना, R&D को डेवलप करना, सतत जैव विनिर्माण का समर्थन करना, जो सस्टेनेबल प्रोसेस हैं जैव विनिर्माण का, उसको ये सपोर्ट करने के लिए भी शुरू किया गया है। जैसे लाइफ पहल के साथ संरेखित यह नीति पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के विकास का समर्थन करती है, सतत व संसाधन कुशल बनाने का प्रयास करती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कार्यबल विस्तार, विशेष रूप से Tier 2, Tier 3 शहरों में कुशल जैव प्रौद्योगिकी कार्यबल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि छोटे शहरों को भी जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादन से जोड़ा जा सके। ये भी याद रखिएगा, रोजगार सृजन हो सके, पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकें और इकोनॉमी को भी हम लोग बूस्ट कर सकें इसके मदद से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है टॉपिक कि लोटस बूम इन वुलर लेक ब्लूम। तो वुलर लेक जो है उसमें 30 वर्षों के पश्चात से कमल का फूल खिला है। क्या ये छोटा न्यूज़ है? बिल्कुल भी नहीं, ये बड़ा न्यूज़ है। क्यों है बड़ा, समझेंगे उसको। वुलर झील कहाँ पर है? तो बांदीपुर कश्मीर में है। बांदीपुर भी कहा जाता है, बांदीपुर भी लिख देते हैं हिंदी में, कश्मीर में है। यहाँ पर लगभग में 30 वर्षों के बाद यहाँ पर फूल खिला है वुलर लेक में।
वूलर लेक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और माना जा रहा है कश्मीर के लोगों द्वारा ये भगवान का तोहफा मिला है हम सभी को। इसके कारण से कश्मीर में अच्छे दिन लौट सकते हैं। मुख्य बिंदु क्या है, ज़रा डिटेल में समझेंगे कि 30 साल पहले यहाँ पर एक बाढ़ के कारण से भारी मात्रा में कश्मीर में 1992 ईस्वी में भीषण बाढ़ आई थी, जिसके पश्चात से भारी मात्रा में गाद भर गया था वूलर लेक में। वूलर लेक के बारे में 67th BPSC एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया, जिसका पेपर लीक हो गया था, उसमें पूछा गया था मीठे पानी के लेक कौन कौन से हैं, निम्न में से उसको चिन्हित कीजिए, तो ये सवाल पूछा गया था। इस झील के परिस्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया था। कमल के पौधे पूरी तरह दब गए थे और गाद इतना ज़्यादा हो गया था कि यहाँ पर ये जो सुंदर कमल के फूल होते वो खिलने बंद हो गए थे। कमल की खेती और जीवन यापन पर इसका भारी असर पड़ा था, क्योंकि वहाँ के लोग वूलर लेक में कमल की खेती भी करते थे। कैसे हुई वापसी, तो वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2020 में झील की सफाई के लिए एक बड़ा पुनरुद्धार मिशन को शुरू किया था। 2020 में शुरू किया था और अब 5 वर्षों के पश्चात से इसका फल मिलना शुरू हुआ है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरा ऋतु आवे फल होए। एक दिन में फल नहीं मिलता है बंधुओं, धीरे धीरे करके मेहनत करना पड़ता है, तब जाके फल मिलता है और वो फल टिकाऊ होता है, मेहनत का परिणाम होता है, वो किसी का आशीर्वाद नहीं होता है। अब तक 79 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट हटाई जा चुकी है। सोचिए कितने बड़े स्तर पर सिल्ट को हटाया, गाद को हटाया गया है। 2024 में कमल फिर से प्राकृतिक रूप से उगाए, क्योंकि गाद हटाने के बाद कमल की जड़ें फिर से सक्रिय हो गई और जिसके पश्चात से ये अब शानदार तरीके से वहाँ पर इसकी खेती भी शुरू हो जाएगी। कुछ व्यक्तियों ने कुछ बताया, उस चीज़ को हमें नहीं जानना है। मैंने आपको बता दिया वूलर झील कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है भारत में, ये भी याद रखिएगा। आगे इसका MCQ दिया हुआ है। आज के वीडियो में इतनी ही चीज़ें थी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पर कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर दिया कीजिए अगर मैं कुछ बोलता हूं तो। अगर आपको वीडियो में कुछ सुधार करवाना है तो वो भी बता दीजिए। अच्छा बुरा कुछ बताएंगे तब तो मैं और ज़्यादा इसमें सही कर पाऊंगा, कुछ अगर गलत होगा तो। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ का, कुछ सजेशन दिया करें। थैंक यू सो मच।